गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की क्लास प्रैक्टिस सेशन पे आधारित होगी। 2 दिन आप लोगों ने वोकैब का सेशन अटेंड कर लिया है, ग्रामर का सेक्शन चल ही रहा है, लेकिन आज प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। आज मैं क्वेश्चंस कराऊंगा कि नाउन के कैसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आज टोटल जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिस पर आधारित है। तो जितने लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं और जितने लोगों को क्वेश्चन से डर लगता है, सारे लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, एक एक क्वेश्चन को करिए। एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कायदे से आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करें, ठीक है। एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नाउन के 4 चैप्टर होते हैं, ठीक है। अगर मैं बता दूं आप सबको कि अगर आप नाउन पढ़ रहे हो तो नाउन के कितने चैप्टर्स पे काम करने हैं, तो एक खुद नाउन पे काम करना है। नाउन के 4 चैप्टर्स होते हैं, लेकिन पहला खुद एक नाउन पे काम करना है। दूसरा आपको काम करना है नंबर पर। आपको नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपने अभी एक चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था जेंडर, ठीक है। तो आप नाउन पढ़ चुके हो, नंबर पढ़ चुके हो, जेंडर पढ़ चुके हो, और एक और चैप्टर बाकी है जिसका नाम क्या है, केस है। तो केस अभी नहीं पढ़ा गया है। नाउन के 4 चैप्टर्स होते हैं और 4 चैप्टर्स में से आपने एक लास्ट वाला चैप्टर केस, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं है। अब जाके मैं उसको पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि उसको भी पढ़ा के क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। और केस कितने होते हैं, तो आप बुक्स में देखेंगे कि केस होते हैं 4, लेकिन आपको यहाँ पे केस के कितने टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, 7। क्यों पढ़ने पड़ेंगे और क्यों मैं पढ़ाऊंगा, उसके पीछे भी एक बड़ा रीज़न है। जब आपका ग्रामर का सेक्शन आगे बढ़ता चला जाएगा तो ऐसे ऐसे चैप्टर्स आएंगे जहाँ पे आपको केस की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं फिर वहाँ पे पढ़ाऊँ और पीछे छोड़ दूँ, आपको डायरेक्ट छत पे मैं लेके चला जाऊँ बिना सीढ़ियों के, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे आप यहीं पे सब जानेंगे कि आगे का जो रास्ता है आपका क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो चलिए आज का ये जो लेसन है आज मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। और आज का लेसन दोस्तों केस पे नहीं है बल्कि प्रैक्टिस पे है। तो पहले प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद, प्रैक्टिस तो मैं लगातार किरण कंपटीशन की और परफेक्ट की बुक का पूरा कराऊंगा, पूरा का पूरा कराऊंगा। लेकिन पहले आज कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, हल्के फुल्के लेकिन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो आपको समझने के लिए आसान हो। तो चलिए आज का ये पहला लेसन शुरू करते हैं, प्रैक्टिस सेशन। और ये इस प्रैक्टिस सेशन का ये पहला क्वेश्चन आपको जाता है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन क्या है, तो मैंने कहा कि नंबर और जेंडर और नाउन तीनों का करना है। तो आपको आसानी से मैं क्वेश्चंस पहले आपको मैं बताता हूँ ऑप्शनल। क्या बताता हूँ, ऑप्शनल। जैसे एयरफोर्स की परीक्षा में कैसे आएगा क्वेश्चन, नेवी के एग्ज़ाम में कैसा आएगा, अभी कोस्ट गार्ड का हुआ उसमें कैसा आएगा, अभी एनडीए होगा उसमें कैसा क्वेश्चन आएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऑप्शनल होते हैं। वो ऑप्शनल कैसे आएंगे मैं आपको यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, 2-2 क्वेश्चन का स्लॉट बनाता हूँ। पहले आप ये सोचिए कि मैं 2-2 क्वेश्चन का स्लॉट बनाता हूँ, एक ही चीज़ रहेगी, वो दोनों अलग अलग चीज़ कैसे हो जाएगी। तो मैं आराम से और आसानी से क्वेश्चन बनाता हूँ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आई, उसके बाद आ गया सा, रोहन्स फादर, उसके बाद आ गया यस्टरडे, एक पहला क्वेश्चन आ गया। और अगर पहला क्वेश्चन आ गया तो करना क्या है इसमें, ये पूरा का पूरा सेंटेंस करेक्ट है, ये पूरा क्वेश्चंस करेक्ट है। आपको इसमें कुछ भी ऐड करने की, कुछ भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको करना क्या है, तो फादर को अंडरलाइन कर दिया, फादर को अंडरलाइन किया, और अंडरलाइन करने के बाद आपसे पूछा गया कि यहाँ पे फादर कौन सा नाउन है, फादर कौन सा नाउन है। ऑप्शन नंबर ए आपका आ गया, ठीक है, प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन, तो ये आ गया आपका प्रॉपर नाउन। ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलते हैं कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं, इसको बोल दिया कॉमन नाउन, इसको बोल दिया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसको हमने बोल दिया एडजेक्टिव। क्या बोल दिया, एडजेक्टिव।
ये 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, और आपको बताना है कि यहाँ पे फादर कौन सा नाउन है, मतलब नाउन है कि क्या है, अब आपकी मर्जी है। एक और मैंने कहा कि हर क्वेश्चन का 2 स्लॉट में बनाऊंगा, तो इसका दूसरा जो स्लॉट जा रहा है, ठीक है, वो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया द फादर इन हिम, द फादर इन हिम, उसके बाद आ गया यहाँ पे अराउज्ड टू, और यहाँ पे आ गया सी द बेबी, सी द बेबी। इस सेंटेंस में भी आपको ये देखना है कि सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं आप एडिट नहीं कर सकते हो। तो जब एडिट नहीं कर सकते हो तो ये बताओ करना क्या है फिर। तो इस दोनों क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये देखना है, जैसे सपोज करो कि ये इक्वेशन है, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो और उसका 2 इक्वेशन है। इस इक्वेशन नंबर 1 में और इस इक्वेशन नंबर 2 में आपको कुछ ऐसा देखना है जो कॉमन हो, दोनों ही सेंटेंस में कॉमन हो, दोनों ही क्वेश्चन में कॉमन हो। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे भी फादर है, यहाँ पर भी फादर है। अब यहाँ अंडरलाइन कर दिया मैंने, तो अंडरलाइन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी अंडरलाइन कर दिया। अब आपको ये बताना है कि यहाँ वाला जो फादर है वो कौन सा नाउन है। तो फिर आपको ऑप्शन नंबर ए मिल गया, आपको ऑप्शन नंबर ए मिल गया प्रॉपर नाउन। क्या मिल गया दोस्तों? प्रॉपर नाउन। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे मिल गया आपको कॉमन नाउन। याद रखिएगा, जानबूझ के मैं ऐसे करा रहा हूँ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ऑप्शन नंबर डी आपको मिल गया कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन। अब ये 2 क्वेश्चन हो गए, और इन दोनों क्वेश्चंस में आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे भी फादर है, यहाँ पे भी फादर है, दोनों की स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है? आपको एग्जाम में कैसे एग्जामिनर घुमाता है, आपसे कैसे गलती करवा सकता है, ये सारी चीज़ों का बखूबी ख्याल रखना है। अदरवाइज गलती तो होनी ही है, गलती होनी ही है। और कैसे कराते हैं तो आप ज़रा देख लो यहाँ पे। अब पहला ज़रा, जितने लोगों को लग रहा है कि हाँ मैं कर लूँगा, वो कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ मेरा कौन सा आंसर है और आपका कौन सा आंसर है। चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ। आई सा रोहन्स फादर यस्टरडे, मैंने रोहन के पिताजी को कल देखा। किसके फादर हैं? यहाँ पे फादर किसके हैं? तो यहाँ पे फादर रोहन के हैं, ठीक है। और फादर शब्द जो होता है वो कॉमन नाउन होता है। फादर कोई भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी जाति धर्म का हो सकता है, किसी भी एज का हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखें कि यहाँ पर ये डायरेक्ट किसके फादर हैं? रोहन के फादर हैं। तो यहाँ पे फादर किसी का नाम नहीं है। मैंने रोहन के पिताजी को देखा, तो रोहन के पिताजी का भी तो कोई नाम होगा। ये थोड़ी होगा कि बचपन से पैदा होते उनका नाम फादर रख दिया गया होगा, नहीं ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे रोहन्स फादर यस्टरडे, मैंने रोहन के पिताजी को कल देखा। इसका मतलब कि पिता किसी का भी हो सकता है, इसीलिए वो प्रॉपर नाउन नहीं है। प्रॉपर नाउन क्यों नहीं है? प्रॉपर नाउन इसलिए नहीं है क्योंकि प्रॉपर नाउन तब होता जब उस फादर का नाम होता। फादर प्रॉपर नाउन तब होता है जब उसका क्या होता? नाम होता। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन तब होता, अब्स्ट्रैक्ट नाउन तब होता जब उसको महसूस किया जाता, देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। तो रोहन अपने पिता को देख सकता है, रोहन अपने पिता को गले लगा सकता है, छू सकता है। इसका मतलब है कि वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी, गुण। फादर में बहुत सारे गुण होंगे, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन वहाँ पे फादर की बात कर रहा है, उनके गुणों की विशेषता नहीं बता रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। इसका मतलब जब 3 गलत हो गए तो कौन सा बच गया? ऑप्शन नंबर बी बच गया। ये फादर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। समझ गए? यहाँ पे ये डायरेक्ट रोहन का फादर था। अब जरा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया, द फादर इन हिम, द फादर इन हिम अराउज टू सी द बेबी। उसके अंदर का बाप, द फादर इन हिम। याद रखिएगा लिखने का तरीका दोस्तों कैसा होता है, ठीक है। द फादर इन हिम अराउज्ड, अराउज्ड का मतलब होता है जाग गया। क्या कर गया? जाग गया। टू सी द बेबी, उस बच्चे को देखकर
उसके अंदर का पिता जाग गया। उसके अंदर का पिता, अगर ये पहले और दूसरे क्वेश्चन को आप कंपेयर करोगे तो आपको ये महसूस होगा कि यहाँ पे ये जो फादर है वो डायरेक्ट रोहन का बाप है। मैंने रोहन के पिता को कल देखा, ही इज़ रोहन्स फादर, वह रोहन के पिताजी हैं। बट दिस क्वेश्चन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वन। द फादर इन हिम, उसके अंदर का बाप, उसके अंदर का पितृत्व जाग गया टू सी द बेबी। उसके अंदर का जो पिता था उस बच्चे को देखकर जाग गया। दैट मीन्स ही इज नॉट दैट बेबीज फादर, वह इस बच्चे का बाप नहीं है। यहाँ पे फादर जो है रोहन का डायरेक्टली पिता है, लेकिन यहाँ पे है कि रोहन ठीक है, ये जो फादर है उस बच्चे का बाप नहीं है, लेकिन उस बच्चे को देखकर उसके अंदर का बाप जाग गया। और अगर बाप जाग गया, ठीक है, इसका मतलब है कि उसके अंदर के पिता को कोई देख नहीं सकता है, कोई छू नहीं सकता है, और वैसे भी नाम नहीं है तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है। प्रॉपर नाउन के लिए दोस्तों किसका होना जरूरी है? नाम का होना जरूरी है, और नाम यहाँ पर है नहीं। अब मैं बात करता हूँ कि कंपाउंड नाउन। कंपाउंड का मतलब होता है, आप पढ़ चुके हैं, ऐसा नाउन जो दो या अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। तो इसमें तो एक ही शब्द है ना, और अगर एक ही शब्द है इसका मतलब है कि ये कंपाउंड नाउन नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत हो गया, गलत हो गया। और गलत अगर हो गया तो अब ज़रा बात करते हैं कि अब क्या होगा। अगर यहाँ पे रोहन्स फादर होता, मोहन्स फादर, ठीक है, माई फादर, तो कॉमन नाउन होता, लेकिन यहाँ पर ये किसी का बाप नहीं है। यहाँ पर इस सेंटेंस में ये किसी का बाप नहीं बल्कि उसके अंदर का बाप, तो ये कॉमन नाउन भी नहीं है। इसका मतलब है कि आंसर आपका कौन सा हो गया? ठंडी बढ़ गई है, और ठंडी 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से ठंडी बढ़ गई है, और बढ़ने की वजह से कोल्ड हो गया है। ठीक है, आप लोग भी अच्छे से रहिए, ठीक है, वुलन कपड़े निकाल लीजिए, टाइम टू टाइम इस्तेमाल कीजिए। प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन नहीं है, कंपाउंड नहीं है, और उसके अंदर का बाप, तो उसके अंदर के पिता को महसूस किया जा सकता है। अगर कोई इंसान किसी इंसान का अगर डायरेक्टली अगर पिता है तो उसको देखा छुआ जा सकता है, लेकिन अगर सपोज करिए कि मैं अगर पिता हूँ तो मेरे को देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन अगर मैं किसी बच्चे को देख के अगर मेरे अंदर का पिता जाग रहा है तो मेरे अंदर का बाप जाग रहा है ना, उसको तो केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन का ऑप्शन नहीं है, अगर ये भी याद रखें, अगर लिखा होगा द फादर इन हिम, अगर यहाँ पे फादर की जगह पे मदर रख लिया, और मदर इन हिम नहीं होगा, मदर इन हर, मदर फेमिनिन होती है ना, तो यहाँ पे हर रखना पड़ेगा। उसके अंदर का मातृत्व, यानी कि उसके अंदर माता का गुण, और गुणों को केवल महसूस किया जा सकता है। लेकिन सपोज करिए ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है, अगर वो ऑप्शन में नहीं है, ये सही है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो याद रखिएगा ऑप्शन में एक और ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, एडजेक्टिव। क्या रहेगा? एडजेक्टिव, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने दिया था। अगर ये नहीं होगा तो आपका आंसर एडजेक्टिव होगा। तो लिखावट में अंतर होना चाहिए। अगर किसी पर्सन के डायरेक्टली अगर पिता है तो इसका मतलब है कि वो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब है वो या तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, या फिर अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा तब आंसर क्या होगा? एडजेक्टिव, और अगर एडजेक्टिव नहीं होगा तो आंसर क्या होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, मैं आपको 2 सेकेंड या 5 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप आराम से इसको नोट कर लो, फिर मैं अगले क्वेश्चंस पे आता हूं। और इन कॉन्सेप्ट को याद रखो, कहीं नहीं मिलेगा जल्दी। इन कॉन्सेप्ट को एकदम अपने कॉपी पे नोट करिए, कहीं मिलने वाला नहीं है। ठीक है, जल्दी करेंगे। हो गया? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आप एक एक क्वेश्चंस को देखिए, अच्छा लग रहा है। आप बच्चे नोट्स बना के और उसका फ़ोटो लेके व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। मुझे इंस्पायर कर रहे हैं, मुझे इंस्पायर कर रहे हैं कि मैं काम करूं, ठीक है, और मैं काम करूंगा। ठीक है, आप सबके लिए मैं काम करूंगा, खुद के लिए काम करूंगा। अब ज़रा देखिए, अब मैं ज़रा लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3।
और क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? तीसरा मैं लेता हूं, अभी आप लोगों ने जेंडर पढ़ा है, अगर मैं यहां पे दोस्तों लेता हूं द असेंबली हैज़ implemented, उसके बाद आ गया their decision। अब जरा देखिए, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में करना क्या है? द असेंबली हैज़ इम्प्लीमेंटेड देयर डिसीजन। ठीक है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे असेंबली करना है, ये ऑप्शन नंबर ए। आपको यहाँ पे क्या करना है? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन ए करिए, यहाँ पे ऑप्शन बी करिए, यहाँ पे आ गया इम्प्लीमेंटेड ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर डी। अब ज़रा मैं आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। अगर मैंने कहा कि एक क्वेश्चन का कई सारा पहलू लेंगे, अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया गया द पार्टी, PARTY पार्टी, ठीक है, उसके बाद आ गया हैज़, द पार्टी हैज़, उसके बाद आ गया इलेक्टेड, द पार्टी हैज़ इलेक्टेड, उसके बाद आ गया देयर, उसके बाद आ गया CM कैंडिडेट। आप इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपका आंसर फिर से गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी। अब ज़रा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको देखना है कि करना क्या है। अब ज़रा मैं पांचवा क्वेश्चन लेता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ द असेंबली, उसके बाद आ गया हैव, उसके बाद आ गया डिवाइडेड। ठीक है, यहाँ पे आ गया ओवर, और यहाँ पे आ गया इट्स, और यहाँ पे आ गया डिसीजन। आप बस देखते जाओ मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, और मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है कि आप क्या कर रहे हो। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। अब ज़रा छठवां क्वेश्चन आप देखिए, अगर यहाँ पे लिख दिया जाए द पार्टी, ठीक है, यहाँ पे पार्टी ऑप्शन नंबर ए, उसके बाद आ गया हैव ऑप्शन नंबर बी, उसके बाद आ गया डिवाइडेड, ठीक है, सी डिवाइडेड, उसके बाद यहाँ पे आ गया इट्स, उसके बाद आ गया ओपिनियन, ऑप्शन नंबर डी। अब ज़रा देखिए, ये 4 क्वेश्चन मैंने बना दिया है और एक क्वेश्चन का डबल मैंने बनाया है। ये 4 क्वेश्चन नहीं है बल्कि 2 ही क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन है? क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं, लेकिन एज ए टीचर मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ज़रा आप भी ध्यान से देखें कि मैं कर क्या रहा हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पे असेंबली है तो यहाँ पे असेंबली है, इसका मतलब है कि तीसरे का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? पांचवे से है। और अगर यहाँ पे पार्टी है तो यहाँ पे भी पार्टी है, इसका मतलब है कि चौथे का कनेक्शन छठवें से है। यानी अगर आप तीसरा क्वेश्चन कर रहे हो तो तीसरा पांचवे का अपोजिट है, यानी पांचवा तीसरे का अपोजिट है, और अगर चौथा पढ़ रहे हो तो छठवा, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। करेंगे क्या, कैसे काम करेंगे तो मैं आपको बताऊं। अगर असेंबली है तो असेंबली अगर दोस्तों है तो यहाँ पे असेंबली को ले लो, पार्टी को, असेंबली को, यहाँ पे पार्टी को, ये सब के सब कौन से नाउन है? ये सब के सब आपके कलेक्टिव नाउन है। कैसे नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। एक चीज़ का और ख्याल रखते हैं, अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन ना किस चैप्टर से रिलेटेड है, क्वेश्चन किस चैप्टर से बिलोंग करता है, कम से कम ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर पता होना चाहिए तो कैसे पता करेंगे, ज़रा हम देखते हैं। देखिए, अगर असेंबली है तो असेंबली के साथ यहाँ पर हैज़ है, और यहाँ असेंबली है तो यहाँ पे असेंबली क्या है? हैव है। अब आपको ये बताओ, अगर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दोनों करेक्ट है। अगर असेंबली यहाँ भी है, असेंबली यहाँ भी है, तो यहाँ पे हैज़ क्यों और असेंबली के साथ यहाँ पर हैव क्यों?
आप ध्यान से देखो, जब तक ध्यान नहीं दोगे तब तक इंग्लिश कठिन है, और ध्यान देने लगोगे तो इंग्लिश उसी दिन क्या है, बस बहुत आसान है। और अगर आसान है तो उसको आसान बनाने के तरीके भी हैं, और वो तरीके क्या है ज़रा समझिए। सर्दी से थोड़ा परेशान है हम, बारिश में भीग भीग गए हैं, लेकिन चलिए आवाज़ थोड़ी आज भारी आ रही होगी, लेकिन समझ में आ रही होगी ना, आराम से समझिए। अगर यहाँ पे असेंबली है तो हैज़ क्यों, अगर असेंबली है तो हैव क्यों। तो मैं बता दूँ कि कलेक्टिव जो नाउन होते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। सिंगुलर तब होगा जब यूनिटी रहेगी और उसके लिए इट्स का इस्तेमाल होगा, और प्लूरल तब होगा जब डिवाइडेशन रहेगा और उसके लिए किसका इस्तेमाल होगा, देयर का। ठीक है। अगर कोई कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन में आपको अलग से, जितने लोग नए हैं मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कलेक्टिव नाउन का वीडियो जरूर देखें। कलेक्टिव नाउन का वीडियो देखेंगे तो आपको हर एक चीज़, ठीक है, क्लियरली पता चल जाएगी कि कोई भी कलेक्टिव नाउन कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि कलेक्टिव नाउन जो होता है ये सिंगुलर तब होता है जब इट्स का इस्तेमाल होता है, और प्लूरल तब होता है जब उसके लिए देयर का इस्तेमाल होता है। और इट्स है इसका मतलब है कि उसमें यूनिटी है, और अगर देयर है इसका मतलब है उसमें डिवाइडेशन है। क्या है, डिवाइडेशन है। अब ज़रा मैं बताऊं कि अगर यहाँ पे देयर है, अगर इम्प्लीमेंटेड डिसीजन है, अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है इसका मतलब है कि कुछ नियम कानून बनाने के लिए कई सारे लोग बैठे होंगे। असेंबली में एक लोग होंगे नहीं, बहुत सारे लोग होंगे, तभी कोई असेंबली बनाई गई होगी। और अगर यूनिटी उसमें रही होगी तभी उसने कोई डिसीजन क्या किया होगा, इम्प्लीमेंट किया होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हैज़ है तो हैज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे देयर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इट्स होना चाहिए। और इट्स होना चाहिए इसका मतलब डी पार्ट में क्या है, एरर है, और डी पार्ट ही हमारा क्या है, आंसर है। क्या है हमारा आंसर है। अब ज़रा यूनिटी है यहाँ पे। अब ज़रा इसी का क्वेश्चन 4 को छोड़ के मैं 5वां करा लेता हूँ पहले। अगर असेंबली है तो असेंबली के साथ यहाँ पे क्या दिया है, हैव ना, और यहाँ पे दिया है डिवाइडेड। अगर कहीं डिवाइडेशन होगा इसका मतलब है कि वो प्लूरल होगा, और अगर प्लूरल होगा तो जिस प्रकार हैज़ के अकॉर्डिंग इट्स किया गया उसी प्रकार हैव के अकॉर्डिंग यहाँ पे इट्स नहीं बल्कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे किया जाएगा देयर। क्या करेंगे आप, देयर। इसका मतलब आंसर आपका कौन सा हो गया, डी हो गया। आंसर कौन सा हो गया आपका, डी हो गया। ये इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि अगर यहाँ पे हैव है और डिवाइडेशन है, और जहाँ पे डिवाइडेशन होगा इसका मतलब क्या होगा, देयर होगा, तो यहाँ पे इट्स को हटा के हमने क्या कर लिया, देयर। आंसर हो गया। अब ज़रा बात करते हैं, सेम यही फॉर्मूला है 4 नंबर पे। अगर पार्टी के साथ यहाँ पे सिंगुलर है, हैज़ है, क्या है, हैज़ है, तो आप भी अब देख सकते हो कि आपको क्या करना है। आप देख सकते हो कि आपको करना क्या है। अगर यहाँ पे हैज़ है और इलेक्टेड चुन लिया सीएम कैंडिडेट, अगर कोई पार्टी होगी अपने लिए सीएम कैंडिडेट चुन रही होगी तो ये बताइए सारे लोगों की राय एक होगी तब ना कोई सीएम कैंडिडेट चुना जाएगा। लीडर कब चुना जाएगा, जब सारे लोगों की राय एक होगी तब लीडर चुना जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हैज़ के अकॉर्डिंग हैज़ के साथ कभी देयर कंबाइन नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे देयर नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इट्स होगा। क्या होगा, इट्स। और आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा सी होगा। जिस पार्ट पे गलत है वही पार्ट आपका आंसर है। समझ गए। चलिए अगर यहाँ पे वही आ गई पार्टी, अगर पार्टी आ गई दोस्तों तो पार्टी के साथ यहाँ पर क्या है, हैव है ना। अगर यहाँ पे हैव है इसका मतलब है कि जिस प्रकार हैज़ के साथ देयर नहीं बना सकता इक्वेशन उसी, और जिस प्रकार हैव के साथ इट्स नहीं देयर होगा उसी प्रकार अगर यहाँ पे हैव आ गया और डिवाइडेड है इसका मतलब है कि यहाँ पे इट्स नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए हमारा आंसर देयर। और अगर देयर होगा तो आंसर हमारा कौन सा होगा, आंसर हमारा होगा डी। समझ गए। तो एकदम आसान है। याद रखिएगा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ जब भी आप कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करोगे, जब भी आप कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करोगे तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी देयर का इस्तेमाल भूल के भी मत करना, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी इट्स का इस्तेमाल मत करना, गलत हो जाएगा। अगर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है तो देयर आएगा, और अगर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो हमेशा इट्स का प्रयोग आएगा। ठीक है।
मैं आपको 5 सेकंड का फिर से टाइम देता हूँ और एक और रिक्वेस्ट करूँगा, जितना वीडियो शेयर कर सकें, जितने आपके पास मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आप उन सारे ग्रुप्स में लिख के भेजा करें कि आप लोग आइए और फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश की क्लास क्या करें, अटेंड करें, वो भी अच्छी क्लास। ठीक है, तो फटाफट शेयर कर दें और 5 सेकंड के अंदर इसका स्क्रीनशॉट ले लें या जो लिख रहा है वो लिख लें। ठीक है, मैं फिर वापस आता हूँ। हो गया? चलिए, अगर हो गया तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं। मैं जानबूझ के अभी स्पीड नहीं ला रहा हूँ, स्पीड लाने का अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्पीड मैं ला सकता हूँ, मुझे आपकी स्पीड बढ़ानी है और आपकी स्पीड मैं तब बढ़ा पाऊँगा जब आपको कॉन्सेप्ट एक एक करके आपके दिमाग में घुसा दूँगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो कॉन्सेप्ट की ही बात होनी है। चलिए अब ज़रा अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन लेते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है someone has, उसके बाद आ गया डन, उसके बाद आ गया देयर ड्यूटी, उसके बाद आया केयरफुली। अब ज़रा आपको बताना है इस क्वेश्चन में क्या खराबी है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 बताना है ए विडोवर, ठीक है, इज सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, हर बैड हैबिट्स, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको काम करना है, और वो 9 कौन सा होगा? तो आपको काम करना है माई बिलव्ड इज टेकिंग हिज डिनर एट नाइट, ये आपको काम करना है। और 10वां आपको बताना है दिस ट्री, उसके बाद आ गया इज, उसके बाद आ गया सर्विंग हिज, उसके बाद आ गया मास्टर। ये आपके सामने मैंने 10 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन और रखा है, और इन चारों क्वेश्चन में आपको अब सॉल्व करना है कि इन क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ गलती है। तो फटाफट, जितने लोग, मैं सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं एक बार क्वेश्चन करते समय मैंने कहा था एक क्वेश्चन को पर्टिकुलर मत लीजिए। अगर एक क्वेश्चन आता है और उसका अगर सोल्यूशन आप दे रहे हैं तो उसके पूरे कॉन्सेप्ट को आप याद रखने की कोशिश करें कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ये काम करता है, इससे रिलेटेड अगर और क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें क्या है, यहाँ पे सम है और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो याद अगर होगा आप सबको, तो मैंने कहा था कि 1 और बडी से जुड़े हुए प्रोनाउंस, याद है? मैंने क्लियरली पढ़ाया था कि 1 और बडी से जुड़े हुए जितने भी प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर होने के साथ साथ ये कॉमन जेंडर होते हैं। सीजी का मतलब होता है कॉमन जेंडर। क्या होता है? कॉमन जेंडर। अगर कॉमन जेंडर है, अगर ये कॉमन जेंडर है, इसका मतलब है कि चाहे वो भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो कि कॉमन जेंडर है तो क्या करोगे, सिंगुलर है तो क्या करोगे। अभी मैंने जस्ट आज ही की क्लास में बताया कि हैज़ के साथ मैंने कहा कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी हैज़ का कंपैरिजन का कभी कॉम्बिनेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये गलत है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी देयर आ नहीं सकता है, याद रखना पूरे ग्रामर में। इसको कहीं गांठ बांध लीजिए कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी देयर का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे देयर नहीं आएगा, और ये कॉमन जेंडर है तो हिज हर दोनों होगा।
बट हमको वरीता किसको देना है, हमको वरीता देना है हिज को, यानी देयर को हटा के वहाँ पे क्या करना है, हिज करना है। ठीक है, चलिए अब ज़रा यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे आ गया ए विडोवर। अगर यहाँ पे विडोवर है, अगर यहाँ पे दोस्तों विडोवर है तो क्या करेंगे, अगर विडोवर है तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा ना, और इज आएगा तो यहाँ पे आएगा सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, अब ज़रा मैं बता दूं कि विडोवर होता क्या है। तो विडोवर का मतलब होता है विधुर। क्या होता है, विधुर। और ये जो होता है जिसकी पत्नी मर जाए उसको बोलते हैं मेल, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर। और अगर ये मैस्कुलिन जेंडर है तो दोस्तों ये हर का इस्तेमाल नहीं ना करेगा, ये आपके लिए किसका इस्तेमाल करेगा, हिज का इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब है कि हर को हटाएंगे और वहाँ पे क्या कर देंगे, हिज को रख देंगे। बाकी काम क्या है, मस्त है। ठीक है, एकदम आसान है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आ गया बिलव्ड। अगर बिलव्ड है तो सिंगुलर तो है, और अगर सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रेमिका। क्या होता है, प्रेमिका। और प्रेमिका जो होती है वो तो फीमेल होती है ना, क्या होता है, फीमेल। और अगर फीमेल है तो दोस्तों फीमेल किसका इस्तेमाल करेगी, हिज का। मैस्कुलिन जेंडर के लिए हिज का इस्तेमाल होता है, फेमिनिन जेंडर के लिए हर का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये गलत है और आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर यहाँ पे हर होगा। आसान है एकदम, बड़ी आसान चीज़ है अगर समझ गए तब। अगर यहाँ पे आ गया दिस, तो दिस भी सिंगुलर है और टी भी सिंगुलर है, इसलिए ये भी सिंगुलर है। अब मैं आपको बताऊं कि ये इस पे पूरा का पूरा एक पे लेक्चर ले चुका हूं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने प्लांट्स होते हैं, जितने आपके फ्लावर्स होते हैं, जितने आपके ट्रीज़ होते हैं, वो सब क्या होते हैं, फेमिनिन जेंडर, सॉरी न्यूटर जेंडर होते हैं। न्यूटर जेंडर किस रीजन से होते हैं, तो न्यूटर जेंडर इस वजह से होते हैं क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं होता है, उसमें गति नहीं होती है। जहाँ पे प्लांट कर देंगे लाइफ टाइम ये वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, कभी वो दूसरी जगह पे मूव नहीं करेगा। और अगर मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि वो न्यूटर जेंडर है, और न्यूटर जेंडर है इसका मतलब है कि हमको हिज का नहीं बल्कि यहाँ पे किसका इस्तेमाल करना चाहिए, इट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आप लोगों ने समझा। अब जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, जितने सारे पेड़ पौधे फूल आएंगे, सबको आप इस कैटेगरी में रखोगे। ठीक है, इन पे बात करनी है किसका फेमिनिन क्या होता है, किसका मैस्कुलिन क्या होता है। ठीक है, और वन बॉडी से बने हुए प्रोनाउंस को मैं पढ़ा ही चुका हूँ। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो इसी टाइप के आते हैं। मैं एक आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि पर डे मैक्सिमम 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और मिनिमम 15। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चंस आप प्रतिदिन लगाइए, और अगर नहीं आता है तो उसका ना फ़ोटो लेके गोला करके कि आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूँगा। या आप लोग अगर अपना अपना क्वेश्चन अगर टॉपिक वाइज अगर भेजते हैं तो मैं उसी पे एक क्लास ले लूँगा और सारा आपका जो डाउट है वो क्या करूँगा, दूर करूँगा। ठीक है, उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को कैसे रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा। ठीक है, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि कॉपी पे ज़रूर लिखें, उसका फ़ोटो लेके मुझे ज़रूर सेंड करें, और इस क्लास का जो लिंक है वो भी अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना मज़ा आएगा। अब ठंडी का दिन आ रहा है, ठंडी का दिन एकदम रजाई में आ जाइए और रजाई में आकर सब पढ़ना क्या करें, स्टार्ट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।